नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो LAC से आ रही है और एक बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि अब लद्दाख के पैंगोंग झील में चाइना सर्विलांस रेडॉन तैयार कर रहा है। दोस्तों चीन LAC के मामले को कम करने की बजाय उसे और बढ़ा रहा है और कई बार दोनों देशों की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा वही बेनतीजा निकला। लेकिन चाइना कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि वो आने वाले समय में युद्ध का कारण बन सकती है। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि चीन ने पैंगोंग त्सो झील के आसपास विवादित फिंगर 4 और फिंगर 8 क्षेत्र के पास एक नई रेडॉन संरचना का निर्माण किया है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेडोम होते हैं, ये बड़े गुंबद के आकार की वो संरचनाएं होती हैं जो रडार को खराब मौसम से बचाते हैं और साथ ही बिना किसी बाधा के विद्युत चुंबकीय संकेतों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स हैं उनको हासिल करने में मदद करते हैं। इन तस्वीरों में पता चलता है कि अब ये सब चीजें तैयार हो रही हैं और साथ ही रडार का व्यू शेड भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ से चाइना लेक सेक्शन वाले इलाके की पूरी तरीके से निगरानी कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा चाइना ने अपने क्षेत्र में कई तरीके के बुनियादी ढांचों और पुलों का निर्माण और ज्यादा तेज कर दिया है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि चाइना कितना उत्सुक है लद्दाख में भारतीय जमीन को कब्जाने के लिए। दोस्तों अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आज एक बार फिर से भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। कहा यह जा रहा है कि और भी आतंकी यहाँ पर हो सकते हैं, इसीलिए अभियान अभी भी चल रहा है। दोस्तों अगली खबर रशिया से आ रही है। दरअसल रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, उसमें अभी MiG-29 के लड़ाकू विमान ही ऑपरेट किए जाएंगे। साथ ही रशिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत तब तक MiG-29 का इस्तेमाल यानी कि उनका संचालन करता रहेगा जब तक भारत अपने ट्विन इंजन यानी कि डबल इंजन वाले लड़ाकू जेट को तैयार नहीं कर लेता। हालांकि इसमें 5 से 7 साल और लगेंगे, यानी कि रशिया ने भारत की TDBF के बारे में ये बात कही है। इसके अलावा रशिया ने कहा कि अभी तक भारत ने अपने विमान वाहक पोत के लिए ना तो फ्रांस के राफेल और ना ही US के F-18 को चुना है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना भारत की पश्चिमी सीमा के पास अपने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन तैयार करने जा रही है। भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात करने जा रही है। इस यूनिट की तैनाती के बाद बॉर्डर की निगरानी का काम आसान हो जाएगा और घुसपैठ भी रुकेगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को 1 जून 2022 को ही बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन वे बना चुकी है। यह स्क्वाड्रन ईस्टर्न कमांड के तहत ऑपरेट की जाएगी और अगले साल तक इसे और बढ़ाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 4 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को इस साल के अंत तक मिल जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन की हरकतों पर विराम लगाने के लिए LCH का इस्तेमाल करेगी और सेना का ये प्लान भी है कि वो 95 यानी कि 95 LCH को और खरीदेगी। इसकी 7 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिन्हें कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को आपको मालूम है कि HAL ने तैयार कर रखा है और अब तक 9 हेलीकॉप्टर्स बन चुके हैं। 15 बनाने का ऑर्डर है और इस हेलीकॉप्टर में 2 लोग बैठ सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर 51.10 फीट लंबा है और 15.5 फीट ऊंचा है। पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 5800 किलोग्राम है। इस पर 700 किलोग्राम के हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। LCH की अधिकतम गति है 268 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज है 550 किलोमीटर और ये लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है और ये 6500 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकता है। इसमें 20 mm की तोप लगी हुई है। 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें कि ये रॉकेट्स, मिसाइल और बम ले जा सकता है। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना की अगर बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी पहली लाइट कॉम्बैट स्क्वाड्रन को तैनात करेगी, जो कि पुराने Mi-25 और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स की जगह लेगी और भारतीय वायुसेना को 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि ये जो 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के बैच के तहत हैं और जब इन 10 यूनिट्स की समीक्षा हो जाएगी, उसके बाद भारतीय वायुसेना 65 यानी कि 65 और यूनिटों का ऑर्डर करेगी। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है। दरअसल भारत अब स्वदेशी रूप से 12 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स को, जो कि प्रोजेक्ट 76 के तहत बनाई जानी है, उस पर तेजी से काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि मझगांव शिप बिल्डर इस पूरे प्रोजेक्ट की ज्यादातर टेक्नोलॉजी का इंचार्ज होगा। इसके अलावा अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तीसरी पॉजिटिव लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें कि सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स को देश में बनाया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि पनडुब्बी निर्माण में स्वदेशीकरण के स्तर को बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी पैकेज, पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम, रेडियो और नेविगेशन सिस्टम आदि इसमें शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है कि 2026 तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और प्रोजेक्ट 76 इस दशक के अंत में एक हकीकत भी बन जाएगी। दोस्तों एक बड़ी खबर की बात करते हैं वॉरियर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं,
वो अब जल्द ही तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए हरी झंडी देंगे, वो भी इस हफ्ते। और इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि फंड की मांग कर रही थी इस प्रोजेक्ट के लिए, अब उनको फंड मिलना आसान हो जाएगा। इससे वो तेजस मार्क 2 का डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन कर पाएंगे। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है, जिसमें कि छोटी संख्या में प्रोटोटाइप का निर्माण और फ्लाइट टेस्टिंग आदि है, उसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप बहुत ही जल्द सामने आएगा और इसकी पहली फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान 2023 के मध्य होगी और इसका फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन 2026 के मध्य तक हो जाएगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि 2028 में भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 मिल सकता है। अगर बात करते हैं तेजस मार्क 2 की, तो इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स, उत्तम 2 रडार, बेहद शक्तिशाली F414 इंजन और ये 6.5 टन का पेलोड ले जा सकता है, जो कि तेजस मार्क 1A की तुलना में 2 टन ज्यादा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक पूरा होने के बाद रॉयल एयरफोर्स का टाइफून फाइटर जेट और उनका वॉयेजर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भारत में उतरेंगे और यहां से वे वापस यूके जाएंगे। कहा जा रहा है कि रॉयल एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के साथ एक बायोलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करेगी और इस दौरान भारतीय वायुसेना को वो अपने यूरोफाइटर टाइफून की समीक्षा करने का भी मौका देगी, जिसे कि 114 MRFA टेंडर में पेश भी किया गया है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय सेना लेह में इनफोर्स एयर काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण कर रही है, जिसे कि इजरायली फर्म डिफेंस सॉल्यूशन ने तैयार किया है। बता दें कि यह विश्व का सबसे एडवांस काउंटर ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित टेक ऑफ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे ऑटोनॉमस और मैनुअल मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये दुश्मन के ड्रोन को एयर स्पेस में डिटेक्ट, लोकेट और आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करने वाले व्यक्ति के पास इसका पूरा कंट्रोल होगा, जिससे कि वह दुश्मन के ड्रोन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और दुश्मन के इस ड्रोन को सुरक्षित रूप से जहां पर उतारना है वहां पर भी उतार सकता है। दोस्तों अगली खबर तंजानिया को लेकर आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तंजानिया के हाई लेवल डेलीगेशन को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज, काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम और ड्रोन डिलीवर मिसाइल के बारे में अवगत कराया। यही नहीं, इस दौरान जेन टेक्नोलॉजी ने अपने स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर और काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी प्रदर्शित किया। दोस्तों अगली खबर LAC से आ रही है। भारत सीमा पर चीन की जो नापाक हरकत है उसे लेकर जर्मनी ने भारत का समर्थन किया। जर्मनी ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जर्मनी के राजदूत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को चौंकाने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष भी अच्छी तरीके से मानता है कि चाइना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम उत्तरी सीमा पर भारतीय समस्याओं से भी अवगत हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और हम इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सीमा पर उल्लंघन सही नहीं है और इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों यूक्रेन और ताइवान तनाव के बीच रशिया और चीन कई अन्य देशों के साथ मिलकर जापान के सागर में 1 से 7 सितंबर के बीच वोस्टोक 2022 नाम से नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। इस व्यापक युद्ध अभ्यास के लिए रूस ने भारत को भी आमंत्रित किया था, लेकिन भारत ने उसे किनारा कर लिया। दरअसल ये नौसैनिक अभ्यास जापान के पास होने जा रहा है, जिसका इन दोनों यानी कि रूस और चीन के साथ तनाव चल रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने अपने करीबी दोस्त जापान के साथ रिश्ते की संवेदनशीलता को देखते हुए इस नौसैनिक अभ्यास से किनारा कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस अभ्यास के जरिए रशिया और चाइना दोनों ही अमेरिका और जापान के साथ तनाव के बीच शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भारत ने इसको देखते हुए खुद को युद्ध अभ्यास से अलग किया। इस अभ्यास का जापान ने विरोध किया था। हालांकि दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वोस्टोक 2022 में सैन्य अभ्यास में जो रशिया ने आमंत्रण दिया था उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन भारत की जापान के साथ काफी अच्छी रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में तटस्थ रहना ही भारत की आदत जो है वो भारत ने बरकरार रखी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों एक और सरकारी कंपनी बिकने वाली है। इस कंपनी का नाम है BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत सरकार इसके निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में BEML की जमीन और गैर प्रमुख संपत्तियों को अलग कर BEML लैंड्स एसेट लिमिटेड में शामिल करने को मंजूरी दी थी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि BEML के हर स्टेक होल्डर यानी कि शेयर धारक को BEML लैंड एस्टेट लिमिटेड में हिस्सा मिलेगा और इसे अलग करने की प्रक्रिया सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर की शुरुआत तक पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि BEML लिमिटेड एशिया में हैवी अर्थ मूविंग उपकरणों की अग्रणी निर्माता है और रक्षा मंत्रालय के तहत
एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ये एक मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो 3 अलग अलग व्यवसायिक कार्य क्षेत्रों में संचालित होता है, जैसे कि खनन और निर्माण, रक्षा और एरोस्पेस और रेल और मेट्रो में। तो दोस्तों ये थे के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।